गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 76 है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। कल भी एक साइंस का टेस्ट था, 20 प्रश्न उसमें थे, 20 इसमें, 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। भले ये सीरीज पीसीएस के नाम से चल रही हो, लेकिन किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए और किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टीजीटी आ रहा है और आरओ मेंस उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिगरेट के धुएं से निकलने वाले मुख्य प्रदूषक बताइए। सिगरेट से निकलने वाले धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? देखिए, सिगरेट के धुएं में मुख्य वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। सी है इसका आंसर। हाइड्रोजन साइनाइड भी होता है इसके अतिरिक्त। तो सिगरेट के धुएं में जो मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी सीओ, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और बेंजीन। ठीक है, इन दोनों का पेयर था तो सी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? नॉक नी संलक्षण या नॉक नी सिंड्रोम फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होता है। पहला स्टेटमेंट है फ्लोराइड तत्व का अत्यधिक सांद्रण फ्लोरोसिस नामक रोग का कारण बनता है। कौन सा सही है? देखिए, फ्लोराइड के प्रदूषण से या फ्लोराइड की अधिकता से ही ये होता है नॉकनी सिंड्रोम। घुटने की हड्डियां अंदर की तरफ झुक जाती हैं। ठीक है, अगर स्थिति सामान्य से थोड़ी बिगड़ी हुई है तो ये चीज़ ठीक भी हो जाती है एक्सरसाइज से, चिकित्सा उपचार से, लेकिन ज़्यादा है तब ये नहीं होता और इस तरह के बच्चे पुलिस के फिज़िकल में, आर्मी के फिज़िकल में बाहर कर दिए जाते हैं। तो करेक्ट है यहाँ पर दोनों के दोनों, सी है इसका आंसर। ठीक है, सामान्य स्थिति यह है और नौकनी इस तरह से। नौकनी संलक्षण या नौकनी सिंड्रोम घुटने से जुड़ी एक समस्या है जिसमें घुटने अंदर की तरफ मुड़े होते हैं और पैर सीधे होने पर एक दूसरे को छूते हैं। यह समस्या मुख्य रूप से फ्लोराइड प्रदूषण की वजह से होती है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी की वजह से भी नौकनी हो सकती है। फ्लोराइड तत्व पानी में अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है, मसूड़ों और दांतों को संरक्षण भी प्रदान करता है, परंतु इसका अत्यधिक सांद्रण एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन फ्लोरोसिस नामक रोग का कारण बनता है। तीसरा प्रश्न क्या है? वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए की सही होगा इसमें। यह वायु प्रदूषण का अनुमान लगाता है मुख्यतः वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यह वायु प्रदूषण का अनुमान लगाता है मुख्य रूप से वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड। वायु का रंग बताता है नहीं। ध्वनि और ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को निर्धारित करता है, ये भी नहीं। डी है इसका सबसे अच्छा उत्तर। देखिए, वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स संख्यात्मक पैमाना है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट स्थान में वायु की गुणवत्ता को बताने के लिए किया जाता है, जबकि AQI में कणिकीय पदार्थ यानी इसमें PM2.5 भी आ गए, PM10 भी आ गए, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और भूमि तल ओजोन यानी O3 सहित कई वायु प्रदूषक सम्मिलित हैं तथा इनका विशिष्ट पूर्वानुमान ओजोन स्तर AQI रिपोर्टिंग की एक सामान्य विशेषता है। इस टेस्ट सीरीज की फुल टेस्ट PDF से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। देखिए, ओजोन AQI का एक, ये जो ओजोन O3 है निचले स्तर की, जो ऊपरी स्तर में प्राकृतिक रूप से बन रही है वो तो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है, लेकिन जो निचले स्तर की है ये हमारे लिए प्रदूषक है, क्योंकि भूमि तल ओजोन का ऊंचा स्तर श्वसन, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का एग्जाम्पल है। ये है इसका आंसर। देखिए, यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और इसका वेग समान समयांतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 भी
निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का या के उदाहरण है? एक समान वृत्तीय गति के कौन सा उदाहरण है इसमें? चंद्रमा और पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता एक उपग्रह यानी सैटेलाइट। मानव निर्मित होगा तो कृत्रिम उपग्रह होगा। वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। चंद्रमा और पृथ्वी की घूर्णन गति, बिल्कुल, ये तो प्राकृतिक है। कोई सैटेलाइट मानव ने ऊपर भेजा, अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, या कोई दूसरे उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, बिल्कुल एक समान वृत्तीय गति है। और एक वृत्तीय पथ पर चारों ओर साइकिल चलाता है एक साइकिल सवार, ठीक है। एक बीच में धागे से बांधकर रस्सी से उसको घुमा दो, धागे में पत्थर बांधकर, वो भी है इसका एग्जाम्पल। डी है इसका आंसर। देखिए, उपरोक्त सभी एक समान वृत्तीय गति अंग्रेजी में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के उदाहरण है। ये एक समान वृत्तीय गति के कुछ सामान्य उदाहरण: सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, एक धागे से बंधी गेंद को या पत्थर को वृत्त में घुमाना, पंखे के ब्लेड की नोक की गति, एक कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी के चारों ओर गति, और घड़ी की सुई पर स्थित किसी कण की गति। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु मैमल नहीं है, यानी स्तनधारी नहीं है? सील, व्हेल, मगरमच्छ, डॉल्फिन। ठीक है, देखा तो आपने सभी को होगा फोटो में, लेकिन सील को यहाँ पर ऐड किया गया। व्हेल भी आपने देखी होगी, ठीक है, व्हेल भी मैमल है। डॉल्फिन भी देखा होगा, डॉल्फिन भी मैमल है, लेकिन यहाँ उत्तर मगरमच्छ है। ठीक है, मगरमच्छ जो है सरीसृप नहीं है, वो स्तनधारी है। लेकिन मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय होता है, मैमल में भी 4 कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, तो ये सरीसृप होते हुए भी इसमें 4 कक्षीय हृदय होता है। 2 अलिंद होते हैं इसमें, 2 निलय होते हैं मनुष्य की तरह, लेकिन फिर भी ये एक सरीसृप है। इस चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। सी है इसका आंसर। पूछते भी इसीलिए हैं इसको। तो सील, व्हेल, ये जो पहला वाला इमेज है सील है, मैमल है जो लेटा पड़ा है। देखिए, सील हो गया, व्हेल हो गया, डॉल्फिन, ये स्तनधारी वर्ग में है, जबकि मगरमच्छ जो है वो सरीसृप यानी रेप्टाइल वर्ग में आता है। मगरमच्छ एक सरीसृप है, स्तनधारी नहीं है। सरीसृप बेजीव होते हैं जिनकी त्वचा शुष्क और पपड़ीदार होती है। वे केवल फेफड़े से सांस लेते हैं और ठंडे रक्त वाले, ठीक है, ठंडे रक्त वाले होते हैं, जिसका अर्थ क्या है कि उन्हें अपना शरीर गर्म करने के लिए धूप की आवश्यकता होती है, जैसे कि मगरमच्छ धूप में लेटे देखे जा सकते हैं। मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पक्षियों में होते हैं और स्तनधारियों में होते हैं। यह सरीसृप वर्ग के अन्य सदस्यों से अलग है, इसलिए पूछते भी हैं इस पर प्रश्न, जिनका हृदय आमतौर पर 3 कक्षीय होता है। मतलब जो अन्य सरीसृप जंतु हैं, सरीसृप की मुख्य विशेषता क्या है? 3 कक्षीय हृदय होता है उसमें। ठीक है, सभी का 3 कक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ सरीसृप होते हुए भी इसका 4 कक्षीय हृदय है। और सरीसृप से जुड़ी और चीजें एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन कर दी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? कछुआ सरीसृप है, उड़न छिपकली सरीसृप है, किंग कोबरा सरीसृप है, सारे रेप्टाइल हैं। ऑस्ट्रिच नहीं है। ऑस्ट्रिच इस धरती पर सबसे बड़ा, सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है और ना उड़ने वाला। ठीक है, आकाश में उड़ नहीं सकता ये, इसका अंडा भी बहुत बड़ा होता है। तो कछुआ हो गई, उड़न गिलहरी, घरेलू छिपकली, किंग कोबरा, कैमेलियन, ये सब सरीसृप हैं, रेप्टाइल हैं। जबकि ऑस्ट्रिच अगर पूछ ले, सफ़ेद स्टॉर्क पूछ ले, नर गुच्छेदार बत्तख, ये पक्षी वर्ग में आते हैं। और ऑस्ट्रिच तो इस धरती पर ना उड़ने वाला सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, बहुत तेज दौड़ता है, सबसे तेज दौड़ने का भी रिकॉर्ड इसी पक्षी के नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है, एम्फीबियन नहीं है? एम्फीबियन वो होते हैं जो जल और स्थल दोनों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो मेढक एक उभयचर है, जल थल दोनों में रह सकता है। सैलामेंडर उभयचर है, जल थल दोनों में। टोड भी उभयचर है, जल थल दोनों में। समुद्री घोड़ा, या इसको अश्वमीन भी बोलते हैं, या सी हॉर्स, ये केवल पानी में रह सकता है, बाहर निकालोगे तो मर जाएगा।
ठीक है, ये है समुद्री घोड़ा। बायोलॉजी होगी 11th-12th में, तो देखा भी होगा आपने स्लाइड में ये, या प्रयोगशाला लैब में। देखिए, उभयचर जंतुओं का एक ऐसा समूह है जो अपने जीवन काल का कुछ हिस्सा जल में और कुछ हिस्सा जमीन पर बिताते हैं। ये ठंडे खून वाले होते हैं। मेढक, टोड, सैलामेंडर, हाइला, हाइला को वृक्ष मेढक भी बोलते हैं, उभयचर है, एम्फीबियन है। जबकि समुद्री घोड़ा या अश्मीन मत्स्य वर्ग का जंतु है, सी हॉर्स भी बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन वर्टिब्रेटा के वर्गीकरण का हिस्सा है? वर्टिब्रेटा में मत्स्य वर्ग भी है, उभयचर भी है, सरीसृप भी है, स्तनधारी अगर आता वो है या नहीं, वो भी है, डी है इसका आंसर। देखिए, जिन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड और अंत्य कंकाल होता है उन्हें वर्टिब्रेटा या कशेरुकी प्राणी कहते हैं। मनुष्य भी एक कशेरुकी प्राणी है। इनके शरीर में पेशियां कंकाल से जुड़ी होती हैं जो इन्हें चलने में मदद करती हैं। मत्स्य, उभयचर, स्तनधारी, सरीसृप, ये सभी जो है वर्टिब्रेटा के वर्गीकरण का हिस्सा हैं। मनुष्य भी एक कशेरुकी है क्योंकि उनमें रीढ़ की हड्डी होती है और कंकाल होता है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। पक्षी और स्तनधारी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पक्षी और स्तनधारी, देखिए ये दोनों समतापी हैं, मतलब वार्म ब्लडेड हैं। इनमें 4 कक्षीय हृदय होता है, इनमें श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, सभी सही हैं। बिल्कुल सारे सही हो गए, तो डी हो गया इसका आंसर। पक्षी वर्ग और एवीज यानी स्तन, पक्षी वर्ग अंग्रेजी में एवीज और स्तनधारी यानी मैमल, दोनों वर्टिब्रेटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। पक्षी समतापी हैं, इनका शरीर जो है वो 4 कक्षीय होता है, 2 जोड़ी पैर होते हैं, इनमें आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर परों से ढका होता है, श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, और इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया है। स्तनधारी की बात करें तो समतापी प्राणी है, 4 कक्षीय हृदय होता है। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। त्वचा पर बाल होते हैं, इनकी तेल ग्रंथियां होती हैं और श्वेत ग्रंथियां होती हैं। श्वेत यानी स्वेट यानी पसीना निकलने के लिए। शिशुओं को जन्म देते हैं, लेकिन ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, ऐसे स्तनधारी का नाम बताइए जो स्तनधारी होते हुए या मैमल होते हुए अंडे देता है, क्योंकि इनकी मुख्य विशेषता तो बच्चों को जन्म देना है, लेकिन स्तनधारी होते हुए भी अंडे देता है एकेडिना और प्लेटिपस। प्लेटिपस को डक बिल्ड प्लेटिपस भी बोलते हैं। ये अपवाद है क्योंकि स्तनधारी होते हुए भी अंडे देते हैं, एकेडिना और प्लेटिपस, प्लेटिपस में डक बिल्ड प्लेटिपस, याद रखना इस चीज़ को। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी, देखिए चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को प्रस्तुत किया। ऑनसर्ट हेकल, रॉबर्ट विटेकर और कार्ल वोस ने सारे सजीवों को जगत यानी किंगडम नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया। तो डार्विन से, लेमार्क से, मेंडल से, ठीक है, हुगो डी ब्रिज से एग्जाम्स में जो है प्रश्न बनते रहते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करेंगे। सूची 1 में फाइलम, उनकी विशेषताएं। वास्तविक देह गुहा एनालिडा में जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा, बहुत प्रश्न बनते हैं इससे एग्जाम्स में। खुला संवहन तंत्र मोलस्का में पाया जाता है। देखिए जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है, और इसके बाद वाला पूछ ले तो वो मोलस्का है, याद रखना। ये सारे के सारे सही हैं, ऑलरेडी मैच हैं, डी है इसका आंसर, तो एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था हुगो डिविज ने, ये है इसका आंसर। ठीक है, जीन में अचानक होने वाला परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है।
उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत हुगो डी व्रिज ने दिया। फिलॉसफी जोलॉजी पुस्तक लेमार्क की है। और पूछ ले प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया है, नेचुरल सिलेक्शन किताब किसकी है, तो चार्ल्स डार्विन की है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। हमारी सुंदर सी पृथ्वी वी से एक रेखा खींच दीजिए। दो गोलार्धों में विभाजित कर दिया, एक रेखा यहाँ से जाती है, इसने दो देशांतरों में विभाजित कर देती है पृथ्वी को। ये हो गया पूर्वी देशांतर, ये हो गया पश्चिमी देशांतर, ठीक है। और ये जो 0 डिग्री है ये क्या करती है, ये पृथ्वी को दो गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ से एक और रेखा जाती है, यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। यहाँ से एक नीचे से भी जाती है दक्षिणी गोलार्ध में, यह है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा। अब ये वाला क्षेत्र पूछ रहा है, कर्क और मकर रेखा के बीच का ये जो क्षेत्र है, ठीक है। क्या है प्रश्न, पृथ्वी पर कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में एक गर्मी और नमी वाला भाग है, निम्नलिखित में से कौन सा इस भाग की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। यहाँ वर्षा और चक्रवात रहित क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा वर्षा और चक्रवात तो यहीं आते हैं। यहाँ मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। यह क्षेत्र सदाबहार वनों के लिए प्रतिकूल नहीं है तो अनुकूल है। यहाँ पौधों और जंतुओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। ए है इसका आंसर, ठीक है। क्यों है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सनलाइट भी यहीं है, रेनफॉल भी यहीं है। देखिए पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र जो गर्मी और नमी वाला भाग है, वहाँ पौधों और जंतुओं की काफ़ी विविधता पाई जाती है, अत्यधिक विविधता पाई जाती है। यह क्षेत्र मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र या मेगा डाइवर्सिटी जोन कहलाता है। पृथ्वी पर जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का आधे से अधिक भाग कुछ एक देशों में है। वो देश कौन कौन से, भारत, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया और मलेशिया में केंद्रित है। आनुवांशिकता के पिता कहे जाने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल, ये पूरा नाम है इनका, निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे। आनुवांशिकता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है इनको, एग्जाम्स में प्रश्न बनता रहता है। ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे, ऑस्ट्रेलिया मत लगा दीजिएगा, ऑस्ट्रिया, वियना वाला ऑस्ट्रिया, सिडनी कैनबरा वाला ऑस्ट्रेलिया नहीं। आनुवांशिकता के बारे में सबसे पहले जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी, इसी कारण उन्हें आनुवांशिकता का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, 16वां प्रश्न है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज 1683 में हॉलैंड के निवासी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी, और एहरेनबर्ग ने 1829 में जीवाणु नाम दिया था कि ये जो चीज़ है ना, ये खोजी गई जो चीज़ है ये जीवाणु है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों कथन, सी है इसका आंसर। जीवाणु की खोज हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1683 में की थी। जीवाणु में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाई जाती है जो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, और इन्हें यह नाम सबसे पहले एहरेनबर्ग ने दिया 1829 में कि ये जो खोजी गई चीज़ है ना ल्यूवेनहॉक के द्वारा, ये बैक्टीरिया है, जीवाणु है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। विषाणु को सजीव और निर्जीव की कड़ी कहा जाता है। विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोवस्की ने 1892 में की थी। यहाँ तो स्टेटमेंट बनाकर पूछा है, लेकिन जिन भी एग्जाम्स में साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे ABCD बनाकर पूछता है। विषाणु की खोज किसने की थी और कब की थी, 1892 में इवानोवस्की ने। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, और विषाणु को सजीव और निर्जीव की कड़ी कहा जाता है। देखिए विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोवस्की ने 1892 में की। विषाणु की प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है, इसी कारण विषाणु को या वायरस को सजीव और निर्जीव की कड़ी कहा जाता है। तो रूस का इवानोवस्की और हॉलैंड का ल्यूवेनहॉक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम एक परमाणु होता है, मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश के बैंगनी, नीले और लाल रंग को ग्रहण करता है।
कौन सा सही है इसमें? देखिए दोनों के दोनों यहाँ पर ये करेक्ट हैं, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, सी है इसका आंसर। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है और क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीले और लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक और बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना है। स्क्रीन कैसे हैंग कर रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। आलू के शिथिल रोग को रिंग रोग के नाम से भी जाना जाता है और इस रोग का कारक जीवाणु है। आलू का शिथिल रोग रिंग रोग के नाम से जीवाणु है या फंगस है? जीवाणु ही है, करेक्ट है यहाँ पर, दोनों के दोनों, सी है इसका आंसर। देखिए आलू के शिथिल रोग यानी वाइल्ड डिसीज ऑफ पोटैटो रिंग रोग के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है और इस रोग का कारक स्यूडोमोनास सोलेनेसिएरम नामक जीवाणु है। इस रोग में पौधे का जो संवहन तंत्र है वो प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो कथन है यहाँ पर। पहला कथन है, रुधिर प्लाज्मा के प्रोथम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है और विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। बिल्कुल, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में सहायक है, रक्त का थक्का बनाने में। पहला भी सही है दूसरा भी सही है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। रुधिर प्लाज्मा में प्रोथम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण यकृत यानी लिवर में होता है, विटामिन के की सहायता से होता है। ठीक है, और विटामिन के रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग बनाने में सहायक होता है। सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन। तो सारे बुलेट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना। 20 प्रश्न थे ये, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, वो जो नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप में शामिल होकर